किस तरीके से आपको अपना लीगल रीजनिंग जो है उसको सॉल्व करना चाहिए एंड हाउ यू शुड अप्रोच। ठीक है, ये क्लैट 2022 में आया था ये पैसेज। कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि किसी को डिफेम मत करिए, किसी का रेपुटेशन मत हर्ट करिए। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं, इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, लॉ नहीं लगाना है, कॉमन सेंस। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू के चैनल पे और मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त वैभव प्रकाश और आज है 26 सितंबर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग ट्रेमेंडसली वेल एंड टुडे इज 26 सितंबर एंड हम करेंगे अपना डेली लीगल प्रैक्टिस। ये सेशन जो है वो मैं हर शाम 7 बजे आपके लिए लेके आता हूं, जहां पे मैं आपको पढ़ाता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से आपको अपना लीगल रीजनिंग जो है उसको सॉल्व करना चाहिए एंड हाउ यू शुड अप्रोच, कि कैसे आपको इंटरप्रेट करना है, कैसे आपको वो पैसेज को समझना है और एक बार जब हम समझ गए तो उसके बाद उसको कैसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, so that we can improve upon our scores in the legal reasoning section. Alright, चलो शुरुआत करते हैं। बिफोर वी बिगिन, अगर आप हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमसे नहीं जुड़े हो तो जल्दी से स्कैन करो और जल्दी से जुड़ जाओ। बहुत सारे आपको फ्री प्रैक्टिस मटेरियल्स जो है डेली बेसिस पे प्रोवाइड किए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पे। सो मेक श्योर यू दैट यू बिकम अ पार्ट ऑफ आवर टेलीग्राम कम्युनिटी एंड इफ इन केस यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम. I am available on both the platforms, so see you there. If you have any questions, feel free. All right, चलो तो अब शुरुआत करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन की, जहां पे कि हमको एक पैसेज दिया गया है। नाउ अच्छा, एक चीज मैं आप लोग को ये बता दूं कि मैं सिर्फ और सिर्फ पैसेज देख के आता हूं, क्वेश्चंस मैं भी सॉल्व करके नहीं आता पहले से, मैं सिर्फ और सिर्फ पैसेज देखता हूं। ये पैसेज अगेन मैंने क्लैट 2022 से उठाया है। ठीक है, ये क्लैट 2022 में आया था ये पैसेज। ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन सब्जेक्ट से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से। और ये पैसेज, अगर इस पैसेज की बात करें, इस प्रिंसिपल की बात करें, तो ये है एक बहुत ही आसान सा पैसेज, ये है एक बहुत ही आसान सा ओवरऑल। इसके जो क्वेश्चंस हैं वो भी है बहुत ही ज्यादा इजी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम कैसे करेंगे? सो एसेंशियली आई विल गिव यू सम टाइम सो दैट आप रीड कर सको इसको, नहीं तो मैं आपको इसको अभी एक्सप्लेन करूंगा ही एनी विच वे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो इस पैसेज में बात कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो कि कुछ फंडामेंटल फ्रीडम्स एंड फंडामेंटल राइट्स दे रहा है। ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या होता है? फंडामेंटल राइट्स बेसिकली आपके कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, सम बेसिक राइट्स, सम बेसिक ह्यूमन राइट्स, जिसको कि कोई वायलेट नहीं कर सकता। ये कुछ ऐसे अधिकार हैं आपके जिसको कि अगर किसी ने भी वायलेट किया तो फिर बात ये हो जाएगी ना कि आपके पास फिर मतलब बेसिकली कुछ बचा ही नहीं लाइफ में, है ना। ये कुछ ऐसे अधिकार है आपके, ऐसे बेसिक अधिकार है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बात करता है राइट टू लाइफ के बारे में। तो राइट टू लाइफ क्या है? जीने का अधिकार। मेरी जान थोड़े ले सकते हो, कोई मेरी जान नहीं ले सकता, कोई आपकी जान नहीं ले सकता। कब नहीं ले सकते? अगर हमने कोई क्रिमिनल एक्ट नहीं किया है जिसके लिए फांसी की सजा ना हो। तो अगर फांसी की सजा हो रही है तब कोई मेरी जान ले सकता है, अदरवाइज कोई नहीं ले सकता। लेकिन अब वही लाइफ में सिर्फ क्या मेरी जान इंपॉर्टेंट है, लाइक मेरी फिजिकल बीइंग है? नहीं, फिर यहां पे आपकी मेंटल वेलबींग आती है, आपकी इमोशनल वेलबींग आती है, आपकी स्लीप आती है, बहुत कुछ आ जाता है। जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूं, राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सभी को समान तरीके से देखा जाएगा। लॉ के नजरों में हर कोई एक समान रूप से, हर किसी को समान रूप से देखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर देश के कोई बहुत बड़े उद्योगपति ने कोई क्राइम कमिट किया, जैसे विजय माल्या ने कोई क्राइम कमिट किया, तो उन्हें भी सजा मिलेगी। और अगर कोई एक छोटा व्यक्ति कोई सजा किया तो उसे भी सजा मिलेगी। ठीक है, अब ये अलग बात है कि आप बोलोगे कि सर विजय माल्या तो भाग के यूके चले गए, उनका एक्स्ट्राडिशन नहीं हो पा रहा है। ठीक है, उनके पास कुछ ज्यादा पैसे थे, रिसोर्सेस थे, तो वो जुरिस्डिक्शन फ्री करके चले गए। एज ऑफ नाउ इन टुडेज टाइम अगेन उनको एक्स्ट्राडाइट करने की बात चल रही है, हो रहा है, कोशिश प्रयास में लगे हुए हैं कि उनको वापस लाया जाए, सो दैट लाइक फॉर एग्जांपल अगर विजय माल्या को छोड़ भी दो तो सुब्रता राय जो सहारा इंडिया के फाउंडर थे, उन्हें सजा हुई। उन्होंने जो जितना भी गलत किया था, सेबी ने उनको सजा दिलवाई, जेल भी गए।
सो अल्टीमेटली एवरीवन इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ। सो ये है हमारा राइट टू इक्वालिटी, एक बेसिक सा हमारा मौलिक अधिकार है जो सभी के लिए अप्लाई होता है। तो इसी फंडामेंटल राइट्स की जो है कुछ बात की जा रही है, ठीक है। लेकिन अब ये कह रहा है कि ये फंडामेंटल राइट्स आर ऑल्सो नॉट एब्सोल्यूट। नॉट एब्सोल्यूट का मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको राइट दे दिया गया तो दे दिया गया बस, जैसे राइट टू लाइफ है तो है, नहीं, इट्स नॉट एब्सोल्यूट। ये राइट भी आपसे लिया जा सकता है, छीना जा सकता है, लेकिन कब छीना जा सकता है वही आगे बताया जा रहा है कि दीज राइट्स कैन बी कंट्रोल्ड, कर्टेल्ड एंड रेगुलेटेड टू सम एक्सटेंट बाय लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। तो मतलब पार्लियामेंट जो है वो इन राइट्स को, इन फंडामेंटल राइट्स को रेगुलेट कर सकती है कि किस तरीके से आपको मिलेगा ये राइट्स, या फिर कर्टेल कर सकती है। कर्टेलमेंट का मतलब होता है रेस्ट्रिक्ट कर सकती है, तो आपसे वो राइट छीन सकती है, या फिर रेगुलेट कर सकती है, लॉ बना के आपको बता सकती है कि देखो राइट है, अधिकार है, लेकिन उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसको किस तरीके से यूज करना है, वो ऐसे लॉ के तरीके से किया जाएगा, लॉ बताएगा आपको, ठीक है। तो देन उसके बाद ये बोलता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लेज डाउन ग्राउंड्स एंड द पर्पसेस फॉर विच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द राइट्स आर गारंटीड टू द सिटीजंस। तो अब यहां पे एक की वर्ड है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो आपके ये अधिकारों पे रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो लगाया जा सकता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है, बात करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की। तो मेरे पास बोलने का अधिकार है, मेरे पास एक्सप्रेस करने का अधिकार है। जैसे मैं आज यहां पे स्टडी IQ के प्लेटफॉर्म पे खड़े होकर आप लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको रोज सुबह करंट अफेयर्स भी पढ़ाता हूं, तो ये मैं एक्सप्रेस कर रहा हूं, ये मेरा बोलने का अधिकार है, मेरे को संविधान दे रहा है। कोई आके मेरे को बोले कि नहीं तुम करंट अफेयर्स नहीं पढ़ाओगे, अरे क्यों नहीं पढ़ाऊंगा? ऐसा क्या है कि मैं करंट अफेयर्स नहीं पढ़ा सकता? जब न्यूज चैनल वाले न्यूज बता सकते हैं, बाकी सब कोई कुछ और कर सकता है, तो मैं भी करंट अफेयर्स पढ़ा सकता हूं। मेरा राइट टू स्पीच है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, मैं अपने को एक्सप्रेस कर सकता हूं। सेम वे आप भी कर सकते हो, आप भी बोल सकते हो, आप भी बात कर सकते हो, आप भी 10 लोगों के सामने जाके अपने विचार जो है वो व्यक्त कर सकते हो, एब्सोल्युटली। सो ये सबके पास ये राइट जो है वो दिया हुआ है, लेकिन अब इसके ना कुछ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। जैसे कि अब चलो ठीक है, मेरे को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, मैं इतने वाइड ऑडियंस से इंटरैक्ट कर सकता हूं, मेरे को बहुत सारे लोग सुनेंगे, देख रहे हैं। अब अगर मैं वहीं पे किसी के रेपुटेशन को हार्म करने लगूं, मैं किसी के रेपुटेशन के बारे में खराब बातें बोलने लगूं, ठीक है, तो क्या वो सही होगा? द आंसर इज नो। यार ठीक है, आप अपने को एक्सप्रेस करो, लेकिन किसी की इज्जत क्यों खराब कर रहे हो? आप किसी के बारे में गलत क्यों बोल रहे हो? आप किसी की रेपुटेशन को क्यों कम कर रहे हो? तो ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है कि बोलो, लेकिन किसी की इज्जत मत खराब करो, किसी का रेपुटेशन मत रुइन करो। सो दिस इज व्हाट रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस आर। तो हर फंडामेंटल राइट जो हमें मिला है, हर मौलिक अधिकार जो आपको दिया है, संविधान ने आपको प्रोवाइड किया है, वो उसके साथ देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस, सर्टेन रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आपके साथ आएंगे ही आएंगे, ठीक है। स्टेट कैन नॉट ट्रेवल बियॉन्ड द कॉन्टोर्स ऑफ द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। मतलब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो दिए हैं संविधान में, उसके बाहर जाके आप कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हो, ठीक है। While determining the constitutional validity of a restriction imposed on a fundamental right by the legislation, the court is not concerned with the necessity of the restriction or the wisdom policy, but only whether the restriction is in excess or। तो देखो बेसिकली ये कह रहा है कि जब ये बात आती है ना कि रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगा है या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, तो इसमें ये कह रहा है कोर्ट जो है वो कंसर्न होगा सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि क्या लेजिस्लेचर ने अपने लिमिटेशंस को, जो पार्लियामेंट को दिया गया है पावर, उसके बियॉन्ड जाके उसने कोई लॉ बनाया कि नहीं, ठीक है। जैसे मैं आपको एक समझाता हूं ऐसे कि मान लीजिए रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है वो ये है सर्कल, ओके। नाउ अब इस सर्कल के विद इन रह के आपको जो भी बनाना है आप बना लो, लेकिन अब पार्लियामेंट अगर एक लॉ यहां पे जाके बनाए तो ये तो इसके बाहर हो गया ना, तो ये वाला जो है इसको कोर्ट मना कर देगा कि देखो आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जितना संविधान आपको अलाउ कर रहा है, आप उतने के अंदर रह के बनाओ, उसके एक्सेस में मत जाओ, उससे ज्यादा और उसके बियॉन्ड मत जाओ। तो अगर मान लो आपको यह कहा जा रहा है कि आप किसी की रेप्यूटेशन जो है उसको हर्ट नहीं कर सकते, उसको आप लोअर डाउन नहीं कर सकते,
लेकिन फिर पार्लियामेंट एक लॉ बनाता है जहां पे कि पार्लियामेंट कहता है कि अगर किसी को बुरा लग गया, उस व्यक्ति को बुरा लग गया, तो भी वो उसका रेपुटेशन हार्म है। तो किसी को बुरा लग गया, वैसे तो सभी को सब कुछ बुरा लगता चला जाएगा, फिर तो कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा। तो अब ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बोला कि किसी को बुरा लग गया तो नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि किसी को डिफेम मत करिए, किसी का रेपुटेशन मत हर्ट करिए, राइट। तो इसीलिए यू विल हैव टू स्टिक टू द कॉन्टेक्स्ट। तो वो यही कह रहा है कि कोर्ट जो है वो यही देखेगा कि वेदर और नॉट लेजिस्लेचर जो है वो ओवर स्टेप किया कि नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस को। अब देखो यहां पे फिर बात कर रहा है टू फंडामेंटल राइट्स की। नाउ व्हाट आर द टू फंडामेंटल राइट्स? one they are talking about right to move freely throughout the territory of India, okay, and the second that they are talking about is right to reside and settle in any part of India. ये दो फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं। एक फंडामेंटल राइट है राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द, जैसे भाई मेरे को गोवा घूमने जाना है, मेरे को से तिरुपति जाना है, मेरे को वायनाड जाना है, मेरे को कश्मीर जाना है, मुझे गुजरात घूमना है, मुझे फॉर एग्जांपल एमपी जाना है। अरे वेर एवर आई वांट टू गो आई विल गो। मेरा देश है, राइट, हमारा हम सबका देश है, इंडिया हम सबका देश है, मेरे को जहां घूमने का मन है मैं वहां जाके घूमूंगा, ठीक है। अब दूसरा मैं घूम तो लिया, मैं फ्रीली घूम सकता हूं। उसके बाद आई हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। भाई मैं आता हूं वाराणसी से, मैं पढ़ने गया रांची, रांची से मैं गया बॉम्बे, बॉम्बे में कुछ टाइम रहने के बाद मैं गया पुणे, पुणे में रहने के बाद फिर मैं आ गया गुड़गांव। मैं पूरे इंडिया ऐसे घूम ही रहा हूं ना यार, काम करने के लिए, पढ़ने के लिए, वॉटएवर, जैसे भी। आई हैव द राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। कोई मुझसे नहीं पूछ रहा है गवर्नमेंट क्या तुम पुणे क्या करने गए थे, तुम बॉम्बे क्यों जा रहे हो, अच्छा तुम गुड़गांव आए, क्यों गुड़गांव आए, कोई नहीं पूछ रहा है। यू हैव ऑल द राइट, सो दिस इज आवर फंडामेंटल राइट। कोई हमसे नहीं पूछ रहा, आपको जहां जाके रहना है रहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, कोई भी फंडामेंटल राइट जो होता है वो आपका एब्सोल्यूट नहीं होता है, उसके ऊपर कुछ लिमिटेशंस इंपोज किए जाते हैं। अब यहां पे क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस दिया हुआ है? व्हाट आर द रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस? यहां पे दिया हुआ है इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ एनी स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। दो कंसर्न है, दो चीज है। वन इज इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड सेकेंड इज प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द स्केड्यूल्ड ट्राइब। क्यों स्केड्यूल्ड ट्राइब? देखो अब कुछ ट्राइबल कम्युनिटी जो है ना वो बहुत ही क्लोज नेट कम्युनिटी होती है, जो कि आज भी एक छोटे छोटे ट्राइब्स में रिमोट एरियाज में रहते हैं। तो अब अगर मान लो हम वहां पे भी उनके उनके हैबिटेशन में जाके हम वहां पे अपना हैबिटेशन बनाने लगेंगे तो फिर वो कहां रहेंगे? तो इसीलिए स्केड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए जो है, जो ट्राइबल कम्युनिटी जो रह रही है आज भी, जो एकदम प्रिमिटिव फॉर्म के तरीके से रह रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैबिटेट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने एक बनाया कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ स्केड्यूल्ड ट्राइब्स। एंड द सेकेंड इज इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक, जो है वो एक ऑफ कोर्स आपका आता है कि जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में आप जो है वो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आप इंपोज कर सकते हो। अब जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में क्या हो सकता है? जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो सकता है वायलेंस को बचाना, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में हो सकता है कि अगर कोई बीमारी हो रही है ना, मान लो कोई बीमारी फैल रही है जैसे पैंडेमिक है, तो फॉर दैट मैटर इन सच केसेस टू मेक श्योर दैट एवरीवन इज सेफ, तो उनको घर के अंदर रखना कि भैया आप लोग घर के अंदर रहो। इस तरीके से अब वो फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांस पे आपको देख के कॉमन सेंसिकली आपको आंसर करना पड़ेगा कि व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड इस केस में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट द एंटायर पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकार होते हैं, बट अगेन दे आर नॉट एब्सोल्यूट। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। जब रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की बात आती है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस जो है उसमें कोर्ट ये देखता है कि आप को जितना पावर दिया गया था आप उतने के विद इन रह के आपने वो रेस्ट्रिक्शन लगाए हैं या आप उसके बियॉन्ड चले गए। कोर्ट कभी भी इस चीज को नहीं देखता है कि पॉलिसी डिसीजन क्या था, उसके पीछे का रैशनल क्या था, सही लगाया गलत लगाया, वो सब से कोर्ट को मतलब नहीं है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जितना कॉन्स्टिट्यूशन में आपको दिया हुआ है उतना ही आपसे पूछा जाता है कि आपने उसके विद इन काम किया है कि नहीं।
उसके बाद चौथी चीज ये पैसेज आपको ये भी बता रहा है कि देयर आर टू फंडामेंटल राइट्स, और बाकी सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। जितना मैंने पहले बताया था वो सब आपके जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था, लेकिन वो सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आपके लिए पैसेज में सिर्फ और सिर्फ दो फंडामेंटल राइट्स है जो कि दिए हुए हैं। व्हाट आर दीज टू फंडामेंटल राइट्स? द टू फंडामेंटल राइट्स इज interest one is right to move freely throughout the territory of India, and second is right to reside and settle in any part of India. ये दो आपको फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, एंड उसके बाद आपके ऊपर एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस इनमें क्या है, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस लगाया है कि इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में आपके फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है या रेगुलेट किया जा सकता है। सेकेंड है प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, इस केस में भी आपके फंडामेंटल राइट को कंट्रोल, कर्टेल या फिर रेगुलेट किया जा सकता है। तो दिस इज व्हाट द पैसेज इज टॉकिंग अबाउट। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चंस, राइट। चलो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन विच सेज, चलो ठीक है, तो आप भी पढ़ो मैं भी पढ़ता हूं। यार ये बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, वेरी 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 इजी। और अगेन मैं आपको बोल रहा हूं इसमें दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, लॉ नहीं लगाना है, कॉमन सेंस। जस्ट अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू वुड बी एब्सोल्यूटली फाइन, राइट। अब इसमें क्या बोल रहा है कि हर टू व्हीलर राइड करने वाले व्यक्ति के लिए मैंडेटरी किया गया हेलमेट पहनना, ठीक है। अब ये हेलमेट पहनने से क्या हो रहा है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी बढ़ रही है। तो ये एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन हो सकता है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन कहां पे, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक में। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट वियरिंग अ हेलमेट, दिस इज फॉर सेफ्टी, और ये है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, आईजीपी, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक। एब्सोल्युटली सही है, क्या गलत है यार? अगर पब्लिक की जान बचाने में क्या गलती है यार? लॉ तो यही करेगा ना कि यार लोगों की जान बची रहे, थोड़े लॉ से आपको मारना है लोगों को, तो बिल्कुल सही है। सो इन दिस गिवन विच ऑफ द, सो व्हाट हैज ही डन, एक्स हैज चैलेंज्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल इसने जो चैलेंज किया है इसके कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, क्या ये सही है? ये बिल्कुल गलत है, इट इज रॉन्ग, ठीक है। तो द प्रोविजन इज वॉयलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नो, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इज वॉयलेटिव को काट दो, इज नॉट वॉयलेटिव, इज वॉयलेटेड, तो ये भी काट दिए, सी भी काट दिए, बोथ ए एंड सी कट गया, आंसर मेरा है ऑप्शन बी। अब मेरे को पढ़ने का जरूरत नहीं है, मेरे को पता है सही है। क्यों सही है? क्योंकि अगेन बात वही हो गई कि यहां पे यार मेरे को बोला, एक लॉ बनाया कि सबको हेलमेट पहनना मैंडेटरी है। क्यों बनाया? तो ये आपके मूवमेंट को नहीं मैं हैम्पर कर रहा हूं, मैं ये थोड़े कह रहा हूं कि आप दिल्ली से बाइक पे मुंबई मत जाओ। अरे जाओ, आप दिल्ली से लेह लद्दाख मत जाओ, उसमें प्रॉब्लम। अरे हेलमेट पहन के जाओ। क्यों हेलमेट पहन के जाओ? भैया आपकी खुद की सेफ्टी है, जनरल पब्लिक के इंटरेस्ट में मैंने बनाया, इसमें क्या गलत है? कुछ भी गलत नहीं है। तो क्या ये वॉयलेट कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन को? बिल्कुल नहीं कर रहा, तो मैंने इसीलिए पहले काट दिया इज वॉयलेटिव, नो। फिर मैंने देखा कि इज नॉट वॉयलेटिव, मैंने चलो ठीक है ये सही लग रहा है। फिर मैंने देखा एक्सेस फंडामेंटल राइट इज अगेन वॉयलेटेड, तो मैंने बोला ये भी गलत है, तो ए सी कट गया। फिर मेरे पास बी और डी बोल रहा है बोथ ए एंड सी। अब जब ए और सी कट गया तो डी कट ही गया, बात खत्म यार, बी मेरा सही आंसर है। इतना दिमाग लगाना ही नहीं यार, सीधे सीधे आंसर मिला, आगे बढ़ो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैं फिर से बार बार आपको समझा रहा हूं, मैं हर क्लास में आके ऐसे बताता हूं, लीगल रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं है, इट्स जस्ट कि हमको एक बार सही से प्रिंसिपल समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल समझ में आने के लिए आपको क्या करना है, इस दो चीजें हैं। एक, आप जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको बेटर समझ में आएगा। सेकंड, आप जितनी ये क्लासेस करोगे ऑन अ रेगुलर बेसिस, आप देखोगे कि कैसे मैं समझता हूं, हाउ डू आई रीड, हाउ डू आई अंडरस्टैंड एंड हाउ डू आई एक्सप्लेन। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली आपको एक चीज ये समझ में आएगी कि आपको भी ज्यादा बेटर तरीके से पैसेज जो है वो समझ में आने लगते हैं। एक बार जब आप पैसेज अच्छे से समझने लगोगे, तो जब एक बार अच्छी क्लैरिटी आ जाएगी तो आपके ऑटोमेटिकली आंसर सही लगेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। A group of Indian students, XYZ University, Delhi, posted social networking. They would hold a demonstration outside the campus, protesting against a law made compulsory for unions to wear uniforms while attending classes. Students further threatened to use whatever means necessary
to stop oppression of students. Therefore, state authorities placed barricades around the university campus to restrict the movement of students carrying out demonstration and ensuring that demonstration does not turn violent. Which of the following statement is correct regarding the act of placing barricades? Okay, ठीक है, चलो, all right, चलो, fair enough. सबसे पहले क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको यह बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्ट ऑफ प्लेसिंग बैरिकेड्स बाय द स्टेट अथॉरिटी. मतलब स्टेट अथॉरिटी के एक्ट के ऊपर आपसे पूछा जा रहा है, ना कि बच्चों के एक्ट पे. बच्चों का एक्ट जो है वो तो भाई एकदम गलत ही लग रहा है यार, सीधे सीधे फैक्ट पढ़ के ही मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई बच्चे जो है वो करेक्ट गलत है. दे आर सेइंग यूज वॉट एवर मीन्स नेसेसरी. अरे व्हाट डू मीन बाय यूज वॉट एवर? पीसफुली प्रोटेस्ट करो, ठीक है, तुमको कोई पॉलिसी नहीं सही लगी, पीसफुली प्रोटेस्ट करो, कोर्ट चले जाओ, कोर्ट में चैलेंज कर लो. व्हाट डू मीन बाय यूज वॉट एवर मीन्स नेसेसरी? मतलब मारधाड़ करने लगो, वायलेंस करने लगो, ये थोड़े कर सकते हो आप. तो बच्चे तो गलत है, लेकिन हमसे बच्चों का पूछ ही नहीं रहा है, ठीक है, हमसे पूछ रहा है कि वेदर द एक्ट ऑफ प्लेसिंग बैरिकेड्स बाय द स्टेट अथॉरिटी इज करेक्ट और नॉट. अब स्टेट अथॉरिटी क्यों रेस्ट्रिक्ट कर रही है मूवमेंट, यहां पे देखते हैं. रेस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स कैरिंग आउट डेमोन्स्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग दैट डेमोन्स्ट्रेशन डज नॉट टर्न वायलेंट. कोई शौक थोड़े है एडमिनिस्ट्रेशन को बैरिकेड लगाने का. एडमिनिस्ट्रेशन बोल रही है भैया तुम लोग बोल रहे हो वायलेंस वायलेंस कर दोगे, कुछ भी कर दोगे, तो बैरिकेड तो लगाएंगे यार. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, अगेन इट इज डन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. कि भाई वायलेंस होगा तो लोगों को चोट लग सकती है, लोगों को नुकसान होगा, प्रॉपर्टी का नुकसान होगा, इंसानों को नुकसान होगा. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक में बैरिकेड लगाया, तो क्या ये एक्ट सही है या गलत है? ये बैरिकेडिंग लगाना बिल्कुल सही है. तो यहां लिखो करेक्ट है. अगर करेक्ट है तो ये मतलब क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है. एक्ट इज वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, काट दो. एक्ट इज नॉट वायलेटिव, ठीक है, इज वायलेटिव, काट दो. इज नॉट, अब मतलब बी और डी में मेरे को आंसर अपना चूज करना है. नॉट वायलेटिव बिकॉज इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. लो, मिल गया मेरा आंसर. सीधी बात है, इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, बिकॉज इट इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन इन द इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी बोल रहा है. देखो, इन द इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी और इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक. व्हाट वाज द वर्ड यूज्ड इन द प्रिंसिपल? आओ चलो तुमको दिखा देते हैं फिर से, फिर तुम लोग कंफ्यूज होते हो, बोलते हो भैया ऐसा नहीं समझ में आ रहा. इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, ना कि इंटरेस्ट ऑफ मोरालिटी. तो जहां ये लिखा है इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, तो मैं जाऊंगा इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक पे. करेक्ट. तो डी हुआ मेरा एलिमिनेट, बी है जो है मेरा करेक्ट आंसर. बड़ा ही सिंपल है यार, कोई डिफिकल्टी नहीं. आओ चलो दूसरा क्वेश्चन देखें. देखो अब आते हैं इस पर्टिकुलर थर्ड क्वेश्चन में. अब इसमें ना एक सबसे बड़ा पंगा जो फंस रहा है, इसकी व्हाट इज एन एक्सटर्नमेंट ऑर्डर. अभी तो मैं यहां तुमको बता दूंगा, फिर एग्जाम में कैसे करोगे. तो एक काम ऐसे करते हैं, मैं तुमको नहीं बताता हूं एक्सटर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है, लेकिन मैं तुमको यह जरूर सिखा देता हूं कि कॉन्टेक्स्ट से कैसे समझे कि ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर होता क्या है. अब एसेंशियली अगर देखो, तुमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द एक्सटर्नमेंट ऑर्डर. एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कुछ भी हो, ठीक है, मान लेते हैं एक्सटर्नमेंट ऑर्डर कुछ ऐसा कुछ भी है, ठीक है. फैक्ट देखो कि क्या है. अब फैक्ट में एसेंशियली क्या हो रहा है कि देयर इज अ प्रोहिबिशन ऑन मिस्टर ए फ्रॉम रिसाइडिंग विद इन द स्टेट. ठीक है, ए को बोला जा रहा है कि आप एक स्टेट में नहीं रहोगे. क्यों नहीं रहोगे? अच्छा, ये पास हुआ था बिकॉज देयर वर सम पावर्स कन्फर्ड ऑन द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी बाय लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ दिस लॉ हैज बीन अपहेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट. ठीक है, तो एक लॉ के थ्रू पावर्स दिया गया था और उस लॉ को सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनली अपहेल्ड कर दिया कि ठीक है, आप किसी को आप किसी के अगेंस्ट एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जो है वो निकाल सकते हैं. ये पास हुआ था ऑन द ग्राउंड दैट मिस्टर ए वाज फाउंड टू बी फ्रीक्वेंटली एंगेज्ड इन इलीगल बिजनेस ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स. ठीक है, और सेवरल केसेस ऑफ राइट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन में भी ये व्यक्ति जो है काफी ज्यादा इन्वॉल्व था. तो अब ऐसे केस में क्या ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर जो है वो करेक्ट है या करेक्ट नहीं है? ओके, सो नाउ ही हैज बीन प्रोहिबिटेड
फ्रॉम रिजाइडिंग विद इन द स्टेट। हमारे लिए अब ये एक्सटर्नमेंट ऑर्डर का मतलब आपको कॉन्टेक्स्ट से क्या समझ में आ रहा है कि उसको स्टेट से निकाल दिया गया, तड़ी पार कर दिया गया, ठीक है। इस व्यक्ति को एक्सटर्नमेंट ऑर्डर इज लाइक कि हम तड़ी पार कर दिया, स्टेट से ही निकाल दिया, बोला तुम इस स्टेट में नहीं रह सकते। अब मुझे यह बताना है कि यार ये सही है कि गलत है, ठीक है। क्या दो राइट्स हैं, मतलब कौन से ग्राउंड्स हैं मेरे लिए? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट, यही दो ऑप्शंस हैं। प्रोटेक्शन ऑफ स्केड्यूल्ड कास्ट की तो बात आ नहीं रही है। अब है कि वेदर दिस इज इन द इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक और नॉट। तो भाई अल्टीमेटली देखो तो इलीगल ट्रेड कर रहा है नार्कोटिक ड्रग्स का, रायट एंड क्रिमिनल इंटिमिडेशन कर रहा है, तो अगर इसको निकाला जा भी रहा है तो ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है ना, इट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। तो अगर मैं कहता हूं कि एक रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है तो बी एलिमिनेट कर दो, डी एलिमिनेट कर दो। उसके बाद कह रहा है इट इज वॉयलेटिव ऑफ मिस्टर एस फंडामेंटल राइट, सी भी जो है ये भी आपका एलिमिनेट हो गया क्योंकि ये अनरीजनेबल की बात कर रहा है। तो बच रहा है मेरे पास ऑप्शन ए, ठीक है, कि भाई इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक में आपको आपके मूवमेंट को कर्टेल किया जा रहा है। जैसे कि आप अगर कोई क्राइम कमिट करते हो तो आपको जेल भेजा जाता है ना, तो अब जब जेल चले जाओगे तो थोड़े जेल में जाके बोलोगे कि ऐसा है कि मेरे को ना अभी जाना है गोवा ट्रिप, मेरे फ्रेंड सब जा रहे हैं, मैं गोवा जाऊंगा, तो जेल खोलो मेरे को निकलना है, ऐसे थोड़े होगा। सो यू हैव टू बी लाइक कि नहीं, इंटरेस्ट ऑफ द जनरल पब्लिक में आपको रखा जा रहा है, आपको दूर रखा जा रहा है सोसाइटी से, तो इसीलिए दैट्स अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है मेरे पास सिर्फ ऑप्शन ए में था, बाकी बी और डी अनरीजनेबल बोल ही दिया सामने से, और फिर सी कह रहा है कि इट इज वॉयलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ मिस्टर ए। नो, दिस इज अ रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, इट इज देयरफॉर इट इज नॉट वॉयलेटिव, तो सी भी कट गया। तो ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं, ए पे अपना क्लिक किए और आगे बढ़ गए। चलो आते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन में। जेड है एक सिटीजन ऑफ इंडिया, पासपोर्ट इशू हुआ पासपोर्ट ऑफिस से, ड्यू टू स्पेन जाना था 15 जुलाई 2021 अगले साल। 11 जुलाई को जेड रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम रीजनल, इट वाज डिसाइडेड बाय टू सीज हिज पासपोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जेड वाज रिक्वायर्ड टू सरेंडर हिज पासपोर्ट 7 डेज के अंदर। इन द गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? एक मिनट यार, ठीक है। सो जेड को जाना है मुझे, जेड जो है वो एक सिटीजन ऑफ इंडिया है, यहां जेड जो है उसको लिख लो वैभव प्रकाश, ठीक है, क्योंकि मेरे पास पासपोर्ट है लेकिन मैं आज तक कहीं बाहर गया नहीं हूं, राइट। सो जेड है एक सिटीजन ऑफ इंडिया, वैभव प्रकाश है ये, इन्हें पासपोर्ट इश्यू हुआ जून 2020 में, स्पेन जा रहा था यार 15 जुलाई 2021 को, 11 जुलाई को मिला कि भाई सीज कर रहे हैं आपका पासपोर्ट इन पब्लिक इंटरेस्ट। जेड को 7 डेज के अंदर सरेंडर करना है अपने पासपोर्ट को। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अब देखो इसमें ना, अब मैं इसमें देखो आइडियली चैलेंज तो कर ही सकते हैं यार, तुमने बोल दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में है तो ऐसा थोड़े है कि मैं मान लूंगा, ग्राउंड्स तो दिखाओ कि मैंने ऐसा क्या कर दिया है कि पब्लिक इंटरेस्ट में मेरा पासपोर्ट लेना जरूरी है। कौन सा मैंने क्राइम कमिट कर दिया है कि मैं भाग के जा रहा हूं तो मैं वापस नहीं आऊंगा? कौन सा मैं विजय माल्या बन लिया हूं, है ना, या कौन सा मैं मेहुल चौकसी बन लिया हूं, कौन सा मैं ललित मोदी हो लिया हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। आई एम नॉट अ फ्यूजिटिव, आई एम नॉट अ फ्यूजिटिव ऑफेंडर ना, लाइक, और इफ आई एम तो एटलीस्ट प्रूव दैट आई एम एन ऑफेंडर ऑफ द लॉ, कि मैं भाग के कहीं और चले जा रहा हूं, स्पेन में चले जा रहा हूं। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? अब इसके लिए ना मेरे को सब स्टेटमेंट देखना पड़ेगा। तो मिस्टर जेड कैन चैलेंज द लेटर ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वॉयलेटिव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट ऑफ फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ही कैन चैलेंज, कैन नॉट चैलेंज। देखो कैन नॉट चैलेंज तो हटा दो, बॉस चैलेंज तो मैं करूंगा ना, मेरे को शो तो करो क्या प्रॉब्लम है। ऑन द ग्राउंड दैट इट इज वॉयलेटिव ऑफ हिज फंडामेंटल राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। देखो राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया तो नहीं है ना, मतलब इट इज राइट टू ट्रैवल, राइट। Z can challenge the letter on the ground that it is violative of the law relating to passports in India. लॉ रिलेटिंग टू पासपोर्ट अपने को ये भी नहीं पता है, सी भी एलिमिनेट कर दो। बच रहा है अपने पास ऑप्शन ए,
लेकिन पता है अब इसमें एक चीज क्या फंस रही है कि इसमें बार बार ये बोल रहा है राइट टू फ्री मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ये बंदा जा रहा है स्पेन, ये इसको इंडिया में नहीं रहना है। मेरा फंडामेंटल राइट जो है वो है टू ट्रैवल फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इट इज नॉट टू ट्रैवल फ्रीली ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहां पे ये दो प्रॉब्लम्स आ रही है, लेकिन बिटवीन ऑल द 4 ऑप्शंस दैट आर गिवन टू यू यही सबसे ज्यादा सही लग रहा है। क्योंकि मैंने फिर एक बार देखा कि मेरी नजर गई कि कहीं मैंने डी को बहुत जल्दी एलिमिनेट तो नहीं कर दिया, लेकिन ये भी वही कह रहा है मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया एंड और रेसिडेंस एंड सेटलमेंट इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। तो ये भी वही वाली बात हो गई, तो इसको ऐसे भी एलिमिनेट कर दे रहा कि डी में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो अल्टीमेटली बात यही बन रही है कि मैं चैलेंज तो जरूर कर सकता हूं, क्योंकि ये मेरा राइट ऑफ फ्री मूवमेंट को चैलेंज कर रहा है। राइट ऑफ फ्री मूवमेंट कहां? स्पेन जाने के लिए। अब अल्टीमेटली प्रॉब्लम ये है, मैं मान रहा हूं, देखो अब अगेन ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर नहीं है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, लेकिन दिस इज द नियरेस्ट करेक्ट आंसर जो कि आपको इस क्वेश्चन के लिए मिलेगा। सो इन सच क्वेश्चंस नियरेस्ट करेक्ट आंसर जो है उसको चेक करो, ठीक है? नियरेस्ट करेक्ट आंसर जो है उसको टिक करके आगे निकल जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट? ओके, अगेन देखो ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें मुझे पढ़ना ही पड़ेगा सारे ऑप्शंस, क्योंकि अदरवाइज मैं कर नहीं पाऊंगा। फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया आर सैक्रोसैंक्ट एंड आर गारंटीड टू ऑल सिटीजन। सैक्रोसैंक्ट का मतलब क्या होता है? सैक्रोसैंक्ट का मतलब होता है कि इनवॉयलेबल, एकदम है, इसको कोई छीन नहीं सकता, ठीक है? फंडामेंटल राइट टू मूवमेंट एंड रेसिडेंस आर सैक्रोसैंक्ट बट आर गारंटीड सब्जेक्ट टू रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस। ये बिल्कुल सही है। Reasonable restrictions may be imposed on fundamental rights to movement and residence in any part of India by law. ये भी सही है, ये भी सही है। Constitutional validity of a law imposing reasonable restriction on fundamental rights can be challenged by a citizen before the legislature. ये गलत हो गया, ठीक है? तो अपना A सही है, B सही है, C सही है, D क्यों इनकरेक्ट है? आप इसको चैलेंज करोगे लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर कौन होता है? पार्लियामेंट। आप इसको चैलेंज करोगे कोर्ट के सामने ना। पार्लियामेंट तो बना रही है लॉ, जो बना रहा है लॉ उसी के सामने थोड़े चैलेंज करेंगे, चैलेंज तो कोर्ट के सामने करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट। एंड दैट इज हाउ माय डियर फ्रेंड्स इज व्हाट एंड हाउ वी डू लीगल रीजनिंग। तो कैसा लगा आपको ये सेशन? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। मजा आया कि नहीं, कुछ सीखने को मिला कि नहीं, और किस तरीके से हम अप्रोच करते हैं वो आप सीखेगी नहीं। एंड बिफोर आप इस वीडियो को बंद करें, मैं आपको जल्दी से बता दूं कि अगर आप इसी तरीके से और डिटेल्ड में एक स्ट्रक्चर तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, क्लैट की तैयारी करना चाहते हैं, या किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, तो वी हैव अ क्लैट क्रैश कोर्स प्रोग्राम 2024 आप सभी के लिए। स्टडी IQ का रिकॉर्डेड लेक्चर्स, गाइडेंस सेशंस, NLU स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्शन, मॉक टेस्ट, सेक्शुअल टेस्ट, सब कुछ जो है वो आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ 7,499 रुपीज में। लेकिन 7,499 में लेने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा इस व्यक्ति का कोड। और ये कौन है व्यक्ति? ये है मैं, ये हूं मैं, और मेरा नाम है वैभव। सो प्लीज डू यूज माय कोड एंड परचेज दिस प्रोडक्ट, परचेज दिस कोर्स एंड एनरोल फॉर दिस कोर्स एक्चुअली। एंड उसके बाद अपनी तैयारी जो है वो आप एक स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर्ड तरीके से जरूर करिए हमारे साथ। एंड हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम कम्युनिटी पे जल्दी से हमसे जुड़िए। एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। मेरा नाम है वैभव प्रकाश और मैं रोज आपके लिए मंडे टू सैटरडे ये पर्टिकुलर सेशन जो है लेके आता हूं शाम को 7 PM पे, ठीक है? सो जुड़ना मत भूलिएगा। कल वापस से मुलाकात होगी आपसे। हैव अ लवली इवनिंग अहेड, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।